अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है भाई सब खैरियत से होंगे। 2 हफ्ते बाद मुलाकात हो रही है यार सबसे। अच्छा, हम लोग उस पर थे, कुछ राउटिंग कह रहा हूँ, बुक्स वगैरह पढ़ रहे थे, ऐसे ही था। अच्छा, यूज़ इफेक्ट पढ़ेंगे, यूज़ रेफ पढ़ेंगे और यूज़ कॉन्टेक्स्ट भी कोशिश करेंगे पढ़ने, क्योंकि वो आप लोगों को थोड़ा सा काम आएगा ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट में। वो अली भाई आएंगे या आ गए हैं, वो कवर करवाएंगे। जब तक अली भाई आते हैं तो पहले हम स्टार्ट ले लेते हैं। आप में से काफ़ी लोगों के हैकाथॉन्स वगैरह चेकिंग किए हम लोगों ने, तो उसमें एक चीज़ आती है फॉर्म्स की। अच्छा, फॉर्म्स में ना काफ़ी लोग काम तो किया, आप सबने बहुत अच्छी यूआई बनाई है, सारी चीज़ें। अब फॉर्म हैंडलिंग भी एक टॉपिक है कि भाई फॉर्म में अगर फील्ड्स हैं मल्टीपल, अगर यूज़र नेम है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, कोई डिस्क्रिप्शन लिखनी है, आपने कुछ शो करवाना है, तो हमें उसको हैंडल कैसे करना है कि भाई जब मैं फॉर्म का सारा डेटा मैंने एंटर कर दिया है, मैं कहीं सबमिट कर रहा हूँ फॉर्म, तो फॉर्म में जो डेटा एंटर हुआ उस पर मैंने कुछ कंडीशंस लगानी है कि भाई फर्स्ट नेम के मिनिमम इतने कैरेक्टर्स होने चाहिए, मैक्सिमम इतने कैरेक्टर्स होने चाहिए। नहीं हो तो आप लोगों ने सबने फॉर्म तो यूज़ किए होंगे वेबसाइट, जब आप लोग यूज़ करते हैं तो आप देखते हैं नीचे रेड में कोई गलती का हो तो एरर आ जाता है कि भाई ये रिक्वायर्ड है, आपने एंटर नहीं किया, या ये कोई भी XYZ। तो थोड़ा सा हम लोग अभी पहले देख लेते हैं फॉर्म हैंडलिंग, और उसके बाद मेरी कोशिश ये होगी कि अगर अली भाई जल्दी से ये 3 चीज़ें हुक्स करवा दें तो एंड में हम देखेंगे कि सैनिटी पे डेटा क्रिएट कैसे करते हैं। हमने डेटा फैचिंग सीखी थी, और उसके बाद हम लोगों ने अब देखना है कि अगर मेरे पास कोई फॉर्म है, उस फॉर्म का डेटा अगर मैं सैनिटी में यहाँ अपनी वेबसाइट से एंटर करना चाहता हूँ, वैसे ऐसे बहुत कम सिनेरियोज होते हैं लेकिन हमारे पास आ सकता है, तो हम लोग ये भी देखेंगे कि अपनी वेबसाइट्स पे रहते हुए सैनिटी में डेटा क्रिएट कैसे करेंगे। स्कीमा वैसे ही बनेगा, सब कुछ वही होगा, सिर्फ हम डेटा में जो क्लाइंट डॉट फैच कर रहे थे, फैच करने के बजाय हम क्लाइंट डॉट क्रिएट करके काम करेंगे। वो देखेंगे उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करनी होती हैं, तो वो भी देख लेंगे। अच्छा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने फॉर्म की हैंडलिंग वगैरह खुद से की हुई थी? मतलब जैसे अगर आप लोगों ने हैकाथॉन बनाया, उसमें कॉन्टेक्ट अस का पेज है, तो कॉन्टेक्ट अस के पेज में क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने जब हमारा फॉर्म का सबमिट का बटन क्लिक हो और अगर फॉर्म की वैल्यूज एम्प्टी हैं तो उसने कोई एरर वगैरह शो करवाया हो? कोई था हैकाथॉन में? कितने लोगों ने करवाया था? अच्छा, आपने कैसे करवाया था? आपने यहाँ से किसी ने कहा था ना करवाया है? रिक्वायर्ड की फील्ड लगा देते हैं। अच्छा, रिक्वायर्ड की फील्ड मैं बताता हूँ कि उसमें थोड़ा सा नुकसान क्या है। देखते हैं अभी उसको भी, और क्यों हम लोग किसी और चीज़ पे जाएंगे। अच्छा, किसी को कोई आइडिया कि हमने और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, हम फॉर्म पे वैलिडेशन लगाने के लिए क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? किसी को कोई आइडिया यहाँ पे, किसी ने खुद से अगर सर्चिंग की हो? अच्छा, तो हम पहले जाते हैं वेब पर। ये मैं बंद कर देता हूँ। जीपीटी हमने नहीं बंद करना। सब कुछ ज़िंदगी में आप टैब बंद कर लें। अब से जब से आप लोग प्रोग्रामर्स बन गए हैं तो जीपीटी का जो टैब है ना, वो बंद नहीं किएगा कभी। नहीं, असल में पता है वो इशू क्या होता है, उल्टी सीधी ये जो हम लोग कहते हैं ना सोल्यूशन दे रहा होता है, हमारे साथ भी होता था पहले। उसमें इशू है कि हम ना इसको प्रॉम्प्ट सही नहीं देते, और वो प्रॉम्प्ट आप जितना इम्प्रूव करते रहेंगे ना अपना, ये उतना अच्छा आपको प्रॉम्प्ट का आंसर देगा। इसी को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी कहते हैं।
आप अगर YouTube पे देखेंगे तो शायद नेक्स्ट क्वार्टर में पाइथन से पहले, मुझे कंफर्म नहीं है, देखना पड़ेगा वो क्या है लाइनअप किया हुआ है, शायद 1-2 क्लासेस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पर हों, अभी मुझे कंफर्म नहीं है उसका। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में हमारे पास ये आ जाता है कि हम लोगों ने किस तरीके से इसको ऐसा प्रॉम्प्ट देना है कि जो आंसर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमें वैसे ही आंसर मिले। तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, आप कंटिन्यूसली करते हैं ना तो आपकी इसके साथ जो प्रॉम्प्ट होता है वो बेहतर होता रहता है। पासवर्ड देख लिया मैंने। अच्छा, हम अपने फॉर्म को किस तरीके से उसकी फील्ड्स को डिफाइन करना है, मतलब कि हमें फॉर्म का अगर हम फर्स्ट नेम रख रहे हैं तो फर्स्ट नेम में अगर हमने ये डिफाइन करना है कि भाई फर्स्ट नेम में कैरेक्टर्स कितने होने चाहिए, मिनिमम कैरेक्टर्स कितने होने चाहिए, मैक्सिमम कैरेक्टर कितने होने चाहिए, उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग या नंबर क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें डिफाइन करने के लिए सिंपली आप कह लें तो हमें एक टर्म फर्स्ट क्वार्टर से पढ़ रहे हैं, फॉर्म का स्कीमा डिफाइन करने के लिए हम लोगों के पास एक लाइब्रेरी आती है जॉड के नाम से, ZOD, जॉड। ये एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, इससे हम लोग अपनी स्कीमा की वैलिडेशन करते हैं। स्कीमा की वैलिडेशन कह लें या स्कीमा को राइट करते हैं, लिखते हैं कि स्कीमा होगा कैसा। और जब जॉड से हम अपना स्कीमा डिफाइन कर लेते हैं तो फिर हमारे पास एक और लाइब्रेरी आती है जिसको हम यूज़ करते हैं कि जॉड में जो स्कीमा आया हुआ है उसकी बेस पे हमारे फॉर्म में पूरी चेकिंग करे, उसकी बेस पे अगर कोई एरर आ रहा है तो एरर शो करे। जॉड में जो हमने एरर्स दिखाए हुए हैं वो एरर्स उसके थ्रू कैसे शो करने, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं रिएक्ट हुक फॉर्म। ये दो लाइब्रेरीज हैं हमारी जो हम लोग देखेंगे। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल कि भाई हम अपने प्रोजेक्ट में एक लाइब्रेरी जॉड यूज कर रहे हैं स्कीमा डिफाइन करने के लिए, दूसरी लाइब्रेरी हम यूज कर रहे हैं रिएक्ट हुक फॉर्म, दो लाइब्रेरीज क्यों यूज कर रहे हैं, हम खुद से क्यों नहीं कर रहे। एक सवाल आता है, मैं जब भी कोई नई लाइब्रेरी यूज करता हूँ मैं पहले यही सोचता हूँ कि यार इसका कोई कस्टम ऑल्टरनेटिव है या नहीं, मैं खुद से कर सकता हूँ या नहीं। तो उसका रीज़न ये है कि जब हम डेवलपमेंट करते हैं ना तो हमें चीज़ों को डिफाइन करना, फिर कस्टम लॉजिक्स लिखना, उसमें लगता है टाइम। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, बहुत बड़ी बड़ी लॉजिक्स लिखनी पड़ती हैं, मल्टीपल इफ एल्स चलते हैं। भाई अगर ये हो रहा है, अब जैसे मैं कहता हूँ कि अगर फर्स्ट नेम की टाइप मैंने स्ट्रिंग रखी हुई है, स्ट्रिंग आ रही है, चलो ठीक है, फिर आपने उसकी लेंथ को भी देखना है, लेंथ कम से कम 3 से ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर मैं मैक्सिमम लगा रहा हूँ 50 तो फिर मैं ये भी चेक करूँगा कि स्ट्रिंग टाइप भी होनी चाहिए, 3 कैरेक्टर से कम भी होनी चाहिए और 50 कैरेक्टर से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। कितने चेक्स लगाने पड़ गए मुझे। आप सोचें मैं एक चीज़ के लिए इतने चेक लगा रहा हूँ। फिर ईमेल की वैलिडेशन बड़ी ट्रिकी तरीके से होती है कि हमें उसमें @gmail या @ के बाद कुछ .com ये चीज़ कंसिडर करवानी पड़ती है कि ईमेल में आ रही है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमें खुद से हैंडल करनी पड़ती हैं, जो कि बहुत एक लंबा प्रोसेस हो जाता है और बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है और उसमें अक्सर मिस्टेक्स आती हैं। एक हमारे पास तरीका आता है, आप में से अगर कोई फेमिलियर हो, अगर कोई कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो रेजिक्स का, कि हम अपनी रेजिक्स लिख सकते हैं।
रेजिक्स का भी यही मसला है कि एक तो आपको रेजिक्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए, उसके लिए आप अगर जीपीटी से भी जनरेट करवा देते हैं ना रेजिक्स, तो आप उसको जो बोलेंगे वो बना के दे दे, आपको खुद समझ नहीं आएगी कि वो क्या लिखा हुआ है। उसके लिए आपको रेजिक्स पढ़नी बहुत अच्छी पड़ेगी। मैं आपको एक रेजिक्स यहाँ पे जनरेट करके दिखाता हूँ। ये देखें, मैं अगर जीपीटी को कहता हूँ क्रिएट अ रेजिक्स पैटर्न फॉर फर्स्ट नेम which has three characters and maximum 20, and the data should be string। अब ये देखिए, ये इसने मुझे रेजिक्स बना कर दी है। अब रेजिक्स पैटर्न को समझना एक अजाब कि भाई ये क्या यूज़ हो रहा है, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट्स क्यों लगे हुए हैं, फिर ये A to Z आ रहा है, फिर ये कैपिटल में A to Z आ रहा है, ये नंबर्स आ रहे हैं, ये डॉलर आ रहा है। ये सारी चीज़ें पढ़ना, फिर समझना, इनको याद रखना और फिर इनको कंबाइन करके एक रेजिक्स बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा हैंडलिंग करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा इसको पढ़ना पड़ता है। तो अब क्योंकि डेवलपर्स के लिए आसानी हो रही है और उसी के लिए ये चीज़ें बन रही हैं, तो इसीलिए हम लोग जॉर्ड और रिएक्ट हुक फॉर्म को यूज़ करेंगे। अब हम लोग अगर कोई नई चीज़ यूज़ करते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करने का क्या तरीका होता है भाई हमारे पास। अगर मैंने जॉर्ड यूज़ करनी है और मैं अपनी जो एप्लीकेशन बना रहा हूँ उसमें जॉर्ड लगाना चाह रहा हूँ, कैसे लगाऊंगा? डॉक्यूमेंटेशन पढ़ूंगा उसकी सबसे पहले। डॉक्यूमेंटेशन में जाके देखूंगा, अच्छा भाई ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। अच्छा, फिर रिएक्ट हुक फॉर्म को फिर ये देखूंगा कि उसके साथ जोड़ना कैसे है। फिर देखूंगा उसकी डॉक्यूमेंट जाके डॉक्यूमेंटेशन कि भाई उसमें क्या क्या स्टेप्स बताए मैं, ये। अब ये थोड़ा सा हमारे लिए लेंथी हो रहा था। हम थोड़े से कामचोर किस्म के लोग हैं यार, जल्दी जल्दी बस काम मिले हमें, जो करना है जल्दी से कर दें। बस ये अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना बहुत लंबी हो रही है। कोई ऐसी सिंपल सी गाइड मिल जाए कि हमें दोनों का इस्तेमाल समझ में आ जाए। उसके लिए हमने ऑलरेडी यूज़ की हुई है, हमारे पास है ShadCN UI। उसकी सबसे ख़ास बात यह है कि वो फॉर्म का कंपोनेंट आपको बनाया बनाया दे रही है और उस फॉर्म के कंपोनेंट में उसने जॉर्ड भी लगाई हुई है और रिएक्ट हुक फॉर्म का ये जो लाइब्रेरी है ये भी लगी हुई है। तो हम एक एक चीज़ जाकर यूज़ नहीं करनी पड़ेगी, हम डायरेक्ट वहाँ से देखेंगे कि उसने कैसे यूज़ किया हुआ है और हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और अगर नहीं समझ में आती तो कोई मसला नहीं, थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन देखने के बाद हम ChatGPT को भी कह सकते हैं कि भाई जॉर्ड का ये स्कीमा बना दो। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप मुझसे पूछें, मुझे फॉर्म की रिक्वायरमेंट अगर मिलती है किसी प्रोजेक्ट में, चाहे ऑफिस का हो चाहे मेरा अपना हो, मैं सिर्फ देखता हूँ फॉर्म में फील्ड्स क्या रिक्वायर्ड है, फिर मैं पूछता हूँ कि भाई फील्ड्स को वैलिडेट कैसे करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है क्लाइंट की मर्जी पे वैलिडेट करते हैं हम। अच्छा, मिनिमम कैरेक्टर कितनी, ये सारी चीज़ें लेके मैं एक समरी बनाता हूँ अपने पास, वो पूरी समरी देता हूँ जीपीटी को, बोलता हूँ यार जॉर्ड का स्कीमा बना के दो और फॉर्म्स को इंटीग्रेट कर दो जॉर्ड और रिएक्ट हुक फॉर्म को यूज़ करते हुए। वो मुझे पूरा अच्छे से बना के दे देता है, वो मैं उठाता हूँ अपने पास पेश कर देता हूँ। तो हम इस तरीके से काम कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी हम क्या करते हैं, हम आते हैं ShadCN UI पे। ये रीज़न है कि हम ShadCN UI इसीलिए उसको प्रायोरिटी दी गई है कि ShadCN ना बहुत सारे कॉम्प्लेक्स लाइब्रेरीज के कोड को बहुत सिंप्लीफाई करके लिख के आपको दे देती है। ShadCN के जो कंपोनेंट्स बने हुए इसके पीछे रेडिक्स वो यूज़ कर रहा है। अब रेडिक्स के वैसे कंपोनेंट्स में आप चले जाएं, आपको बहुत डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करनी पड़ेगी, बहुत सी चीज़ें करनी पड़ेंगी। और ShadCN UI अगर आप देखते हैं तो आप यही बोलते हैं यार ये हमारा कोड है और ये जो ShadCN UI है थोड़ा अच्छा लिखा हुआ इनका प्रोवाइडेड कोड है, सेम चीज़ है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो वो आपको चीज़ें सिंप्लीफाई करके दे देता है। तो हम आते हैं ShadCN UI पर। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक दफ़ा वैलिडेशन का थोड़ा सा यहाँ पे भी दिखा देता हूँ।
पर आता हूँ, क्रिएट अकाउंट करता हूँ, उसका फॉर्म थोड़ा स्प्रेड होता है ना काफ़ी। अब ये देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ फर्स्ट नेम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें। मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ, ये देख रहे हैं सारी फील्ड्स रेड हो गई और उसने मुझे एरर दे दिया कि भाई आपको ये फील्ड्स फिल करनी है, ये मस्ट है। तो इस तरीके से फॉर्म सबमिशन से पहले फॉर्म पे हमने जो जो कंडीशंस लगानी है वो हैंडल कैसे करनी है, वो हम जॉड और रिएक्ट हुक फॉर्म की मदद से करेंगे। हम शायद CNUI में आते हैं कंपोनेंट्स में। कंपोनेंट्स में हम ढूंढेंगे फॉर्म का कंपोनेंट, क्योंकि हमें फॉर्म बनाना है। जो भी कंपोनेंट होगा उसके नाम से आप सर्च करेंगे, आपको यहाँ मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पे ऐसे स्क्रॉल करके ढूंढने में मसला हो रहा है ना, तो आप यहाँ पे प्रेस करें कंट्रोल के। कंट्रोल के पे ये प्रॉम्प्ट खुल जाता है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे ना अगर फॉर्म, तो ये देखिए फॉर्म का आ गया, आप एंटर करें, ये फॉर्म का कंपोनेंट खुल गया और इस तरीके से पूरा फॉर्म की डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी। तो इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल के। अच्छा, इसने भाई हमें सबसे पहली हेडिंग क्या लिखी हुई है, रिएक्ट हुक फॉर्म। हमने देख लिया भाई हमें ये लाइब्रेरी यूज़ करनी है, ठीक है भाई कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, ये फीचर्स बता रहा है कि भाई फॉर्म आता है, कंपोनेंट, ये सारी चीज़ें अभी हम पढ़ेंगे तो साथ साथ इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी ये वाला कोड हम नहीं देखते, पहले हम देखते हैं इसको इंस्टॉल कैसे करना है, उसके बाद हम इस कोड पे आएंगे। क्योंकि हम शेडसीएन यूज़ कर रहे हैं, हमने अभी तक शेडसीएन अच्छा खासा यूज़ कर लिया है, हमें पता है शेडसीएन का कोई भी कंपोनेंट यूज़ करने से पहले हमें उस कंपोनेंट को ऐड करना पड़ता है। तो हम सिंपल ये फॉर्म की ऐड की जो कमांड है ये चलाते हैं, npx shadcn@latest ऐड फॉर्म। इसको कॉपी किया, ठीक है, ओके जी। हाँ वो आ जाएगी ना, हमने इनिशियलाइज नहीं की भी तो। अच्छा, अगर आपने शेडसीएन इनिशियलाइज नहीं की भी ना और आप डायरेक्ट कोई उसका फॉर्म ऐड कर रहे हैं तो आपको इनिशियलाइजेशन पे ले जाएगा खुद ही। हम यहाँ पे आएंगे, एक और टर्मिनल खोल लेते हैं, मेरे हाल में इसमें तो ऐप चल रही है। हम यहाँ पे जो कमांड कॉपी की हम पेस्ट करते हैं फॉर्म के लिए, एंटर करते हैं। ये हमें यही कह रहा है कि नीड टू इंस्टॉल द फॉलोइंग पैकेजेस, वो उसने फिर दे दिया शेडसीएन @ जो भी उसका है वर्जन। हमने यस किया, प्रोसीड करते हैं हम। देखते हैं कितना टाइम लेता है, क्योंकि आपको ना सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों से अपनी इंस्टॉलेशन हो रही है शेयर करूं। देखिए, सर ज़िया का और अमीन भाई का ख़ास तौर पे दोनों का ये माइंड सेट है कि आप लोग जब यहाँ से निकले ना तो आप, एक वर्ड में यूज़ करूँगा, जॉब मटेरियल बन के नहीं निकले। आप जो है वो ओनरशिप मटेरियल हो, ये चीज़ों की ओनरशिप लें। आप लोगों जो हैकाथॉन में इतनी सारी अमीन में चीज़ें इंटीग्रेट करने के लिए कह रहे हैं और बार बार कह रहे हैं उसी हैकाथॉन को इम्प्रूव करो, वो उसका मेन रीज़न ये है कि आप लोगों का अगर एक भी अच्छा सा कोई टेम्पलेट बन गया ना और वो आपने एज योर ओन प्रोडक्ट अपने प्रोडक्ट के तौर पे लॉन्च कर दिया, मैं आपको बताऊं, फ्रीलांसिंग आप करते हैं, आपको फ्रीलांसिंग में पैसा मिलता है। आप आउटसोर्सिंग करें, आप क्लाइंट्स के साथ सर्विसेज कहते हैं इसको बेसिकली, कि वो आपको कुछ काम दे रहे हैं, आप उनको वो काम करके रिटर्न में आपको वो पे करते हैं। ये होता है सर्विसेज बेस्ड वर्ड।
कि आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और वो आपको पैसे दे रहे हैं, इस तरीके से आप चलते हैं। लेकिन अगर किसी भी बंदे का एक प्रोडक्ट कोई अच्छा लॉन्च हो जाए ना, उसको सर्विसेज वाला कभी मीट नहीं कर सकता। आपको प्रोडक्ट इतना पैसा बना के देता है, एक चीज़। दूसरी चीज़, कोई भी बंदा फ्रीलांसिंग में जाता है ना, कुछ साल बाद आप कोई एक्सपीरियंस बंदा अगर आपके भी सर्कल में हो, आप देखिए वो कुछ साल बाद उस बंदे की अप्रोच यही होती है, यार मैं सर्विसेज बेस से थोड़ा सा हटके प्रोडक्ट की तरफ आऊँ। क्यों? एक तो प्रोडक्ट में पंचायतें बहुत कम होती हैं, आपका अपना प्रोडक्ट होता है, आप उसमें अपनी इनोवेशंस लेके आते हो, नई इन्वेंशंस करते हो, सब कुछ आप अपने उन पे कर रहे होते हो, किसी का प्रेशर फजूल नहीं होता, और प्रोडक्ट की ओनरशिप आपकी होती है, आपको पैसा बहुत अच्छा बना के देता है वो। तो उनका भी मेन फोकस यही है कि आप लोगों के टेम्पलेट इस लेवल के हो जाएं कि अगर आप मार्केट में जाके इसको एज अ प्रोडक्ट लॉन्च करें ना, तो आपको उस पर सक्सेस मिले। और अगर इनिशियल लेवल पे ही आपको सक्सेस मिल जाती है ना, तो आपको आइडिया नहीं कि आप 1, 2, 3 साल बाद कहाँ पर बैठे होंगे, फिर इतना फ़ायदा होगा उसका। इसीलिए वो बार बार चाह रहे हैं कि आपका ये जो हैकाथॉन वाला प्रोडक्ट है, ये इस लेवल का हो जाए कि मार्केट में लॉन्च होना तो वैल्यूएबल है। अच्छा, अब हमारे पास ये फॉर्म भी इंटीग्रेट हो गया। अब हम आते हैं और देखते हैं ये हमें फर्दर इंस्ट्रक्शंस क्या दे रहा है। सबसे पहले ये देखिए हमें क्या कह रहा है, क्रिएट अ फॉर्म स्कीमा, डिफाइन द शेप ऑफ योर फॉर्म यूजिंग अ जॉर्ड स्कीमा। You can read more about using Zord in the Zord documentation. आपको ज़्यादा पढ़ना है तो आप Zord देख सकते हैं। अब हम आते हैं, हमारे पास ये Zord का स्कीमा छोटा सा बना के दिखाया है। हमें सबसे पहले अगर Zord यूज़ करना है तो हमें क्या करना होगा, Zord को इंपोर्ट करना होगा। अच्छा, रिएक्ट हुक फॉर्म और Zord, क्योंकि हमने फॉर्म का कंपोनेंट शेडसीएन के थ्रू इंस्टॉल किया है, ये दोनों हमारे पास ऐड हो गए होंगे। हमें इनको अब सेपरेटली जाकर खुद से मैन्युअली इंस्टॉल नहीं करना। अगर मैं यहाँ पर आऊँ package.json की फाइल में, ये देखें, ये रिएक्ट हुक फॉर्म भी है हमारे पास, और इसी तरीके से सबसे एंड में ये Zord भी है। तो हमें स्पेसिफिकली किसी अब खुद से जाके इनको इंस्टॉल नहीं करना। हम सबसे पहले आते हैं, हम एक फोल्डर कंपोनेंट्स का है, हम इसमें एक कंपोनेंट बनाते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म का। कॉन्टैक्ट फॉर्म, इसमें हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे Zord को। import z from Zord, हमने इंपोर्ट कर दिया इसको। अब देखते हैं कि भाई हम Zord का स्कीमा कैसे बना सकते हैं। इसने एक वेरिएबल बनाया हुआ है, कॉन्स्ट फॉर्म स्कीमा इज इक्वल्स टू z डॉट ऑब्जेक्ट। जब भी आप स्कीमा बनाएंगे Zord से, सबसे पहला काम आप करेंगे कि z डॉट ऑब्जेक्ट का मेथड जो है, डॉट ऑब्जेक्ट का मेथड, आप इसको कॉल करेंगे। हम सिंपल यहाँ जाते हैं, हम लिखते हैं कॉन्स्ट फॉर्म स्कीमा इज इक्वल्स टू z डॉट, ये हमें यहाँ मल्टीपल ऑप्शंस दे रहा है। यहाँ पे अगर हम आए तो हमारे पास वो लिख के देखते हैं, ये देखिए ऑब्जेक्ट का इसने खुद ही हमें एक इंटेलिजेंस में दे दिया ऑप्शन, हमने सेलेक्ट किया और इसको मेथड है क्योंकि ऑब्जेक्ट, तो इसको हमने कॉल कर लिया। अब ये देखिए हमें एक एरर दे रहा है कि भाई एक्सपेक्टेड 1 से 2 आर्गुमेंट्स बट एक भी नहीं आया। अब इसमें हम लोग, आपको याद है हम लोगों ने सैनिटी का स्कीमा बनाया था, हम एरे बनाते थे, फिर एरे के अंदर एक एक ऑब्जेक्ट में फील्ड को डिफाइन करते थे। इसी तरीके से हम Zord के भी ऑब्जेक्ट का जो राउंड ब्रैकेट्स हैं, इसके अंदर आके ये देखिए कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम अपनी एक एक फील्ड को कॉमा सेपरेटेड डिफाइन करेंगे। हम यहाँ आते हैं, हम यहाँ लिखते हैं
फर्स्ट नेम हम चाह रहे हैं कि भाई हमारी जो एक फील्ड होगी उसका नाम क्या होगा। जो भी हम अपनी फील्ड का नाम रखना चाहते हैं हमने यहाँ पे वो नाम लिखा। अब मैं इसको बताना चाह रहा हूँ कि भाई इसकी वैलिडेशन में क्या क्या चीज़ें आपने कंसिडर करनी है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है जब कोई इसको सबमिट कर रहा हो। तो हमें फिर ये बताता है कि आप Z के थ्रू जाएं और इसने आगे मल्टीपल चीज़ें बताई। हम अब इसको बताते हैं कि आप एक काम करो, सबसे पहले आपने इसको कंसीडर करना है कि ये एक अदद स्ट्रिंग होगी। स्ट्रिंग के बाद हम इसको दे देते हैं। अच्छा, ये एक बात याद रखिए, चेन में चलता रहता है। चेन में मतलब आपने Z के बाद डॉट लगाया, स्ट्रिंग इसको कॉल कर दिया, अब आप डॉट लगा के चेन में ही अगला मेथड जो भी इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं वो लिखें। हम लिखेंगे मिनिमम, MIN से ये मिनिमम को रिप्रेजेंट करता है। मिनिमम को कॉल किया और अब हम इसको बताएंगे कि भाई हमारे फर्स्ट नेम जब कोई लिखने आएगा तो उसके कितने मिनिमम कैरेक्टर्स होने चाहिए, कितने रखने चाहिए हमें। अभी के लिए हम 3 रख लेते हैं। अब इसी चेन में मैं इसको बताना चाह रहा हूं कि मैक्सिमम कितने कैरेक्टर होने चाहिए, मैक्सिमम। तो मैं फिर आता हूं, मैं लिखूंगा डॉट मैक्स और इसके बाद मैं मैक्सिमम कैरेक्टर यहां दे देता हूं 20। सही है, हमने कर दिया इसको सेव। अच्छा ये नहीं, सॉरी, कॉमा आएगा यहाँ पे। अच्छा ये हो गया हमारा सेव। अच्छा इसको मैं यहाँ कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए कि ये एक ऑब्जेक्ट होता है फील्ड का। अच्छा अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हमने क्या स्कीमा बनाया, सिंपल, एक फर्स्ट नेम की फील्ड होगी जिसकी टाइप स्ट्रिंग है और मिनिमम कैरेक्टर्स के 3 होने चाहिए, मैक्सिमम 20 होने चाहिए। अब हम आते हैं GPT पर। हम इसको प्रॉम्प्ट लिखते हैं, create a Zord schema having a field of first name with data type string and minimum and maximum characters of 20। अब देखते हैं ये हमें क्या देता है। जी आप कह रही थी कि GPT हमें अच्छा रिस्पांस नहीं देता। क्या हमारे और इस मैसेज को हटा दें, मैसेज मैंने अभी खुद नहीं लिखा था। इसके अलावा कोई हमारे और उसके स्कीमा में कोई फर्क है? हम इसको जितना अच्छा प्रॉम्प्ट देंगे ये हमें उतना एक्सपेक्टेड आउटपुट देगा हमें। तो वो फिर पता है क्या होता है, कभी कभी ना हमारे साथ भी होता है, हम क्या होता है कि काम का टाइम कम होता है और हमें काम करना होता है, फिर हम इसको वो प्रॉम्प्ट देते हैं कि ये बेचारा आगे से कुछ कह नहीं सकता, सिर्फ जनरेट ही कर सकता है, तो वो उस जनरेशन में अपनी भड़ास निकाल रहा है। वो असल में इसको अलाउड नहीं है ना, इसको बोला है तुम जितने भी फ्रस्ट्रेट हो जाओ, तुमने अदब एहतराम के दायरे में रहते हुए जवाब देने, मसला ये है। अच्छा चले ये देखिए, आपको मैं भी बताता हूँ। अब आप मेरा प्रॉम्प्ट देखिएगा इसको। मैं इसको कह रहा हूँ, यार बात सुनो, मुझे एक जॉर्ड का स्कीमा बना कर दो जिसमें उसकी टाइप स्ट्रिंग हो और सॉरी, मुझे जॉर्ड का एक स्कीमा फर्स्ट नेम के लिए
फर्स्ट नेम के लिए बना कर दो जिसमें उसकी टाइप स्ट्रिंग हो और उसमें कम से कम 3 कैरेक्टर हों। अरे हाँ सर, और ज़्यादा से ज़्यादा 20 कैरेक्टर्स हों। अब देखते हैं क्या करता है, मुझे भी नहीं पता। यार ये रहा तुम्हारा ज़ॉर्ड का स्कीमा जो फर्स्ट नेम के लिए बनाया गया है। इसमें टाइप स्ट्रिंग है और कैरेक्टर्स की लिमिट 3 से 20 तक है। सेम उसने बना के दे दिया मुझे। तो आप उसको समझा दें, थोड़ा सा प्रॉम्प्ट बेहतर करें, वो आपको अच्छी से अच्छा आंसर देगा। चलें, अब इसके साथ हमने उर्दू में बात कर ली, अब हम अपने काम पे आ जाते हैं।